तो कैसे हो बच्चों, होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो इस वीडियो में जो भी हमारा क्लास 10 है उसका सोशल साइंस का जो भी हमारा सिलेबस है, जो सीबीएसई ने 2022 से 2023 के लिए हमारा डिसाइड किया हुआ है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एंड पहले ही मैं बता दूँ कि और भी सब्जेक्ट के अगर आपको वीडियो देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वहाँ पर अवेलेबल है। तो हमारा जो भी सिलेबस है उसको टोटल 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। जो टोटल आपका 80 मार्क्स का एग्जाम एक ही पेपर में होंगे, जो कि मार्च एंड अप्रैल में एज शेड्यूल आपको बताया जाएगा। तो इंडियन एंड कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड जो भी हमारा हो जाता है, इसके आपको 20 मार्क्स के एग्जाम आएंगे। 60 पीरियड, इसका मतलब 60 जो टॉपिक है या उसको 60 पार्ट में भी आप उसको करके पढ़ सकते हैं। ये बस ऐसे ही दिया गया है, लेकिन इस पर उतना ज़्यादा ध्यान ना देते हुए आप मार्क्स पे ध्यान दें तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर है। तो हमारा कंटेम्प्रेरी इंडिया हो जाता है, ये आपका 20 मार्क्स का हो जाता है। यहाँ पे 2 इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका पार्ट 1 जो है आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ये बुक का जो नाम है वो पार्ट 2 है। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है आपका 20 मार्क्स का हो जाता है। एंड अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आपका 20 मार्क्स का हो जाता है। तो टोटल आपको अगर आप आसान शब्दों में समझना चाहें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, तो टोटल आपका 20 मार्क्स का सबका वेटेज होता है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूँ, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स जो होता है ये सिंपल पार्ट होता है। ये आपका 40 मार्क्स बहुत ही हलवे की तरह होता है एंड आपको आसानी से आ सकते हैं। एंड मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊँगा जिसको देख के आपको 100% आपको मार्क्स आ सकते हैं। मेरे खुद के जो एसएसटी में जो मार्क्स थे वो 98 थे। तो आप ऐसे सोच ही सकते हैं कि स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी होती है पढ़ने की। तो जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है हमारा, इसमें से बस आपको इतने टॉपिक्स देखने हैं। आप सिलेबस को ओरिएंटेड अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा जो भी सैम्पल पेपर कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सिलेबस को के अकॉर्डिंग पढ़ें। तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है हमारा, ये वाला चैप्टर है। और मैं आपको यहाँ पे एक सीक्रेट बताता हूँ, आप कोई भी चैप्टर पढ़ें तो कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद आप उसके लगभग 100 से 150 क्वेश्चन आप ज़रूर लगाएं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, भले ही वो आपको आते हो नहीं आते हो, आप उस क्वेश्चन को रेगुलर टाइम पे आप उसको देखते हैं। तो उससे क्या होती है, आपकी चीज़ें दिमाग में आ जाएंगी। एंड ये जो इसका पेपर होता है ये बहुत ही सिंपल होता है एसएसटी का। बस आपको कहानी की तरह वो लिखना होता है। आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, बस आपको फैक्ट एंड कुछ डेट आपको याद होनी चाहिए जो आपको एज ए रेगुलर प्रैक्टिस से आएगी। तो आपको नेशनलिज्म इन इंडिया होता है आपका, फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन खिलाफत, ये सारी चीज़ें जो टॉपिक यहाँ पे लिखी गई है आपको वहीं देखना है। एंड उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये चीज़ें बार बार कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बहुत सारी चीज़ें लगते हैं पढ़ने, जो आउट ऑफ सिलेबस रहता है उसे भी लगते हैं देखने। आपको अगर 100% अगर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है तो आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत है नहीं। क्योंकि अगर आपको 12th बाद अगर आपको 11 में आपको अगर आर्ट्स लेना है तो आप पढ़ सकते हैं ज़्यादा। लेकिन आपको अगर साइंस पेपर लेते हैं तो ये एकदम वेस्ट हो जाता है आपके लिए। हिस्ट्री या फिर जो भी एसएसटी का सिलेबस, अगर मैं जो भी ट्रूथफुली अगर बात करूँ तो ये एकदम वेस्ट हो जाता है। तो बस आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड हो गया हमारा, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, द 19th सेंचुरी, इंटर वार इकोनॉमी एंड रिब्यूट वार इकोनॉमी। यहाँ पे आपको वहाँ पे हिंट दिए गए हैं कि कैसे आपको लिखना है एंड किस थीम में आपको पढ़ना है। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे लिख दी गई है। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमारा हो जाता है, ये भी आपको देख लेना है। बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हमारा सोसाइटी कैसा था, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर जैसे वो स्टीम इंजन बनाया था वो जो भी साइंटिस्ट थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, फैक्ट्रीज कम अप, द पेकुलरिटीज़ ऑफ इंडियन ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड द मार्केट ऑफ गुड्स, ये सारी चीज़ें आपको द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में पढ़ना है। एवरी डे लाइफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स में आपको प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में यहाँ बहुत सारी चीज़ें लिख दी गई है। इसमें बस आपको नोट्स बनाने हैं एंड अच्छे से आपको प्रिपरेशन करने हैं। तो कंटेम्प्रेरी इंडिया जो हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर है हो जाता है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये बहुत ही सिंपल चीज़ें होती है, बस आपको कुछ फैक्ट उसमें याद करने होते हैं एंड आपको वहाँ पे 100% मार्क गारंटेड होते हैं। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में भी आपको देखना है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। आप क्या करिए, टॉपिक को अगर आप नोटबुक में लिखना चाहें तो और बेटर है, लेकिन स्क्रीनशॉट भी आप चाहे तो ले सकते हैं। मैं बीच में भी टाइम दे ही रहा हूँ उसी टाइम से। तो आप वाटर रिसोर्सेज भी देख लेंगे यहाँ पे, तो इसमें भी कौन कौन से टॉपिक है हमारे वो भी आप देख लेंगे। तो नेक्स्ट हो जाता है हमारा चैप्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप ये भी देख लेंगे क्योंकि इंडिया को एग्रीकल्चरल कंट्री भी कहा जाता है। तो सीबीएसई का इस पर हाईली फोकस रहता है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन डाले जाएँ। एंड इसमें से क्रॉप पैटर्न, जो मेजर क्रॉप, खारी क्रॉप, ऐसे कुछ फसल के नाम आपको दे देंगे एंड उससे पूछ लेंगे ये मेजर कौन से क्रॉप में आते हैं। ये सारी चीज़ें भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एंड इसका अगर आप क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आप पढ़ के कुछ नहीं कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 या 60 मार्क्स तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, आप चैप्टर पढ़े ना पढ़े वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका 90 से आपका 100 के बीच में 100% आने की पूरी गारंटी है मेरी।
तो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज भी हो जाता है आपका, जो भी टॉपिक यहाँ पे दी गई है तो आपको देख लेना है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाला भी चैप्टर है। मैं चैप्टर को बस इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता रहे कि कौन से चैप्टर सिलेबस में है, कौन सी नहीं है। कुछ चैप्टर को हटाए भी जाते हैं, कुछ साल ऐड भी किए जाते हैं। तो पिछले साल तो बहुत सारे चैप्टर को रिमूव किए गए थे टर्म 1 एंड टर्म 2 के कारण, लेकिन ऐसा इस बार कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे चैप्टर हटाए भी जाते हैं। हमारे जब मैंने 10th दिया था तो उस टाइम कोरोना या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी, फिर भी 2 से 3 चैप्टर हमारे हटाए गए थे, 3 से 4 चैप्टर हमारे हटाए हुए थे। तो लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी जो हमारा रोडवेज, रेलवेज, ये सारी चीज़ें भी आपको देख लेनी है। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो हमारा सिविक्स का जो भी हो जाता है, उसमें से आपको पावर शेयरिंग के बारे में देख लेना है। उसमें कुछ श्रीलंका एंड बेल्जियम जैसे देशों का जो भी पावर शेयरिंग को मॉड्यूल के बारे में है वो उसका डिस्कशन किया हुआ है, आपको देख लेना है। तो फेडरलिज्म भी आपको देख लेना है। फेडरलिज्म वाले चैप्टर में फेडरलिज्म किसे कहते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, डिवाइडिंग टुगेदर फेडरलिज्म, ये सारी चीज़ें भी आपको देख लेना है। तो नेक्स्ट हो जाता है जनरल रिलीजन एंड कास्ट, तो ये भी आपको देख लेना है, इससे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में भी आपको पढ़ना होगा इसमें, तो आपको बहुत सारे पार्टीज़ के बारे में भी आपको देखने को मिलेगा इसमें, तो भी आपको देख लेना। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी वाला भी चैप्टर अच्छा ही है, तो आपको देख लेना है। सिविक्स का भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर ये हो जाता है। डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है ये हमारा इकोनॉमिक में आ जाता है। तो डेवलपमेंट के बारे में भी आपको देखना है। पिछले 9th में तो आपने स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पढ़ा नहीं पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें आपको पिछले से टोटल डिफरेंट चीज़ें मिलती है। कुछ वर्ड होते हैं जो पिछले क्लास से होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, बट बहुत सारे वर्ड आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो इसमें आपको कोई 9th क्लास का कोई चीज़ें मैटर नहीं करती है। तो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ये भी आपको देख लेना है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। इसमें आपको पता चलेगा कि मनी कैसे, किस बार्टर सिस्टम एंड बहुत सारी चीज़ों को बारे में आपको इस चैप्टर में पता चलेगा। तो यहाँ पे जो भी टॉपिक है आप उसको नोट कर लेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी ये भी आपको पढ़ना होगा। तो ग्लोबलाइजेशन किससे कैसे इंडिया में, कैसे 19th सेंचुरी में इंडिया में फैलना शुरू हुई, क्या होता है ग्लोबलाइजेशन, ऐसी चीज़ें भी आपको यहाँ पे पढ़नी है। कंज्यूमर राइट टू बी यूज ओनली फॉर द प्रोजेक्ट वर्क, इस चैप्टर से आपको कोई रिटन एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन है ओनली फॉर द प्रोजेक्ट वर्क। तो आपको स्कूल में टीचर प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इस चैप्टर को एक बार रीड आउट मार लेते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन एग्जामिनेशन से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही कर देता हूँ। लेकिन एज अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आपको कौन कौन से राइट मिले हुए हैं एज अ कंज्यूमर, तो आपको ये चीज़ें पहली बार पता चलती है इस चैप्टर में। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्लास 10 जो हमारा 20 मार्क्स जो भी प्रैक्टिकल का होगा वो कैसे दिया जाता है। एवरी स्टूडेंट हैज़ अ कंपल्सरिटी अंडरटेक एनी वन प्रोजेक्ट वन ऑफ द फ्लोइंग। इसमें कोई एक टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है जो कि सीबीएसई ने कहा है आपको स्कूल में सबमिट करने के लिए, उसके बेसिस पे आपको 20 मार्क्स दिए जाते हैं। बहुत सारे स्कूलों में तो पैसे लेके दे दिए जाते हैं, बहुत सारे स्कूलों में जो भी आप प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे उसके बेसिस पे मिलता है। तो कंज्यूमर अवेयरनेस के ऊपर आपको वीडियो जो भी है वो लिखना है, सोशल इशू के ऊपर लिखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, चाहे तो चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट समीर सेना टाइप करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो आप नीचे देखेंगे ऑब्जेक्टिव में द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट वाल इज हेल्प स्टूडेंट गेन एंड इंसाइट एंड द प्रैग्मेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ थीम। जो आपको बताया गया क्या मतलब किस लिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो आपको वाइवा का केवल 1 मार्क्स है, प्रेजेंटेशन का आपका 2 मार्क्स है, कंटेंट एक्यूरेसी केवल 2 मार्क्स है। तो आप स्पेलिंग मिस्टेक होता है उसका कोई ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना है, क्योंकि इसके केवल 2 मार्क्स ही है एक्यूरेसी की, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका टोटल वेटेज जो रिमेंबरिंग के आधार पे जो आपका टोटल वेटेज है ये 35% का वेटेज है। टोटल 100% में से, मैं परसेंट की बात कर रहा हूँ मार्क्स की नहीं, टोटल 100% में से 35% की वेटेज है। अप्लाइंग कैसे आप करते हैं 18.75% का वेटेज है। एंड फॉर्मुलेटिंग एंड एनालाइजिंग एवेलुएटिंग एंड क्रिएटिंग का आपका 40% का वेटेज है। टोटल आपका 100% हो जाता है। एंड मैप स्किल है, सॉरी मैंने मैप के बारे में अभी तक डिस्कस किया ही नहीं है, मैप नीचे दिया होगा तो मैं आपको बता देता हूँ मैप कहाँ है। तो यहाँ पे आपका लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स हो जाता है हमारा। हिस्ट्री का जो हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन आपको बताना है कलकत्ता, नागपुर और मद्रास को। अगर आपको इंडियन मैप पे अगर आप उसको ड्रॉ करने आता है, हालांकि ये बहुत ही ख़राब मैप बना है बट हमारा सबसे प्यारा सा मैप है, आप उसे देख लेंगे कुछ इस तरह का हो जाता है हमारा मैप। तो आप उसको उसमें जो भी आपको जो मार्क करना है वो आपको यहाँ पे इसी मैप पे करना है। तो आपको ये मार्क करने का हो जाएगा। आप एनसीईआरटी का जो भी डॉक्यूमेंट है या वहाँ से आप कहीं से भी मार्केट में भी आप ले सकते हैं, जो भी मैप है हमारा इंडिया का जो भी हमारा मैप आप ले सकते हैं। पॉलिटिकल भी ले सकते हैं एंड क्लियर भी ले सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल मैप ही आता है एग्जाम में तो वहाँ पे दे दिया जाता है। बहुत जगह पे बिना पॉलिटिकल स्टेट मैप भी आपको मिल जाएगा। तो आप कलकत्ता, नागपुर एंड मद्रास
जैसी चीज़ों को जगहों को आप मार्क करना सीख जाएंगे। चंपारण जो भी हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया होता है, इससे भी कुछ जगह को दे दिए जाते हैं, तो आपको मार्क करना होगा। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें लिखी गई है आप देख लेंगे। एंड मैप पे मैं सोच तो रहा हूँ कि एक वीडियो बनाऊँ सेपरेट, उसमें सारे मैप को मैं कवर करूँ, तो वो मैं ज़रूर बनाऊँगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लेटर। तो जो भी हमारा ज्योग्राफी हो जाता है उससे मेजर सॉइल टाइप का मैप आ जाता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑनली ही होता है, ये आपको ड्रॉ नहीं करना होगा, उसमें ऐसे करके बता दिया रहेगा, बस आपको वहाँ पे लिखना रहेगा कि ये इस रीजन में कौन सा सॉइल पाया जाता है, आपको यहाँ पे ड्रॉ करना नहीं पड़ेगा। तो मेजर रिसोर्सेज लोकेटिंग एंड लेवलिंग में आपको सलाल डैम या जो भी डैम्स हो गया आपका एग्रीकल्चर में, मेजर एरिया ऑफ राइस एंड वीट, तो ये बस आइडेंटिफिकेशन ही है। लेकिन वाटर रिसोर्सेज वाला ये है, लोकेटिंग है एंड लेवलिंग है, इस पर भी ध्यान देंगे। आइडेंटिफिकेशन मतलब होगा वो पहले से मार्क होगा, आपको बस पहचानना है कि वो रीजन क्या है। लेकिन अगर लोकेटिंग दे दिया तो आपको मैप में बताना है कि वो जगह कहाँ पड़ता है। तो ये आप देख लेंगे। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में आयरन और मिनरल, ये आइडेंटिफिकेशन है, इसका मतलब पहले से वो मार्क रहेगा, आपको बस वहाँ पे लिखना है नाम। तो पावर प्लांट में आपको लोकेटिंग करना पड़ेगा। हमारे टाइम तो ऐसी चीज़ें तो किसी टीचर ने नहीं बताया था, हमने पूरा ऐसे आइडेंटिफिकेशन एंड जो लेबलिंग था सारे मैप्स का किया हुआ था, तो वो बहुत ही हार्ड पड़ गया था हमारे लिए, बट फिर भी मार्क्स बहुत अच्छे आए थे हमारे। लेकिन फिर भी अगर आपको पहले ही पता चल जाता है कि सिलेबस में क्या है, तो आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड सच में वो सही में अगर सिलेबस में आइडेंटिफिकेशन जिसका लिखा था, मैंने बाद में देखा तो सच में आइडेंटिफिकेशन ही आया हुआ था, उसका लेवलिंग नहीं दिया हुआ था, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एंड न्यूक्लियर प्लांट आपका लोकेटिंग दिया हुआ है, तो न्यूक्लियर प्लांट, थर्मल प्लांट आप देख लेंगे, लेवलिंग ही करेंगे। आप सारे जो भी मैप है उसको अलग नोटबुक में लिख लेते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कभी। आप मल्टी फंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सॉरी ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया हमारा, लोकेटिंग एंड लेवलिंग हो जाएगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो बहुत सारे जगह, नोएडा, हैदराबाद, गांधीनगर, बेंगलुरु, बहुत सारी जगह बने हुए हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, तो आप उसे भी देख लेंगे। तो ये हमारा हो जाता है। उसके बाद हमारा लाइफलाइन एंड नेशनल इकोनॉमी हो जाता है हमारा, कांडला, ये सारी चीज़ें को लोकेटिंग आपको करने को आएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी आपको लोकेट ही करना है। एंड आइटम ऑफ लोकेटिंग एंड लेवलिंग में ऑल्सो भी गिवन फॉर आइडेंटिफिकेशन, मतलब जो लोकेटिंग एंड लेवलिंग है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए दिए जा सकते हैं, बट जो आइडेंटिफिकेशन है वो लेवलिंग के लिए नहीं दिया होगा। तो अगर आपको लोकेटिंग एंड लेवलिंग आ ही जाता है, तो आपको जब पता है कि सपोज आपका अमृतसर, आपको पता है कि हाँ यहाँ पे अमृतसर पड़ता है, तो यहाँ पे अगर पूछा जाएगा यहाँ पे क्या पड़ता है, तो आप अमृतसर आसानी से बोल देंगे, क्योंकि आपको पता है कि हाँ वहाँ पे अमृतसर है। लेकिन जो सॉइल टाइप है वो बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर यहाँ पे कर दिया रहेगा तो आपको बताना है कि हाँ यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलता है, लेकिन ठीक है, अगर वो पूछे ब्लैक सॉइल कहाँ मिलता है, तो आपको ऐसे जो भी डायग्राम है या जो भी बनाना है वो हर बच्चे का डिफरेंट हो सकता है। इसलिए इस सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए उसमें बस आइडेंटिफिकेशन ही होगा, लेकिन यहाँ पर लेवलिंग को आइडेंटिफिकेशन में दिया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे प्रिस्क्राइब बुक है, आप वहाँ देख लेंगे, कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो भी एनसीईआरटी है उसको अच्छे से करें। एक आप सैम्पल पेपर ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन मैं इसके लिए भी ज़्यादा कन्विंस नहीं करना चाहूँगा, बट आप अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। एंड जो भी क्वेश्चन है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो उसमें आपको 100% मार्क्स आने के 100% चांसेस हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख लेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी ज़रूर देख लेंगे। एंड इंटरनेट पे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल होंगे ही, तो वहाँ से देख सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं होता है, क्वेश्चन बैंक होता है, क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हैं। एंड गूगल पे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एंड चैप्टर पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस, एसएसटी का तो बहुत सारा वीडियो मैंने बना के डाला है। आई थिंक एक चैप्टर से फिल इन द ब्लैंक्स से लेके ट्रू एंड फॉल्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तक मैंने कवर किए हुए हैं। तो आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, या फिर चैनल पे डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे आप चले जाइए। लिंक डालना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बट आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो टिल देन आप पढ़ते रहिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब अगर आप कर लेते हैं तो सिलेबस जैसे ही सिलेबस तो का वीडियो मैं अभी डाल रहा हूँ, लेकिन जैसे ही सैम्पल पेपर आएगा उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। एंड बहुत सारे क्वेश्चन मैं अभी सोच रहा हूँ, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपको इस बार भी पूछे जाएंगे, तो मैं बना के डालूँ। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।